Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 दिसंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्लोवेनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो दोस्तों शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जैसे आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रंट पेज पर ही ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। तो दोस्तों थंबनेल में जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे सीरिया में बहुत सारे डिसरप्शंस करंट समय पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के खुद के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, वो खुद देश छोड़कर जा चुके हैं, अपने फैमिली के साथ में रशिया जा चुके हैं। अभी करंट समय पर सिनेरियोज इतने खराब हो चुके हैं, दुनिया भर के जितने भी देश हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो या इवन इंडिया ही क्यों ना हो, सब अपने नागरिकों को, जो भी लोग सीरिया में प्रेजेंट हैं, उनको तुरंत बुला रहे हैं अपने देश में वापस। जैसा आप देख पाएंगे, इंडिया एडवाइजेस टू इट्स सिटीजन टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू सीरिया। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप जितना जल्दी हो सके सीरिया छोड़ दें। तो क्वेश्चन यह है, क्या इंडियन सीरिया में भी प्रेजेंट है, दुनिया भर में प्रेजेंट है? तो सीरिया में भी दोस्तों थोड़े बहुत हैं, लगभग जो डिटेल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट से वो बताया जा रहा है 90 लोग आपको इस सीरिया में देखने को मिल जाते हैं। तो उनसे बोला गया है स्पेशली जितना जल्दी हो सके, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हों, जो भी फ्लाइट आपको मिले उसके थ्रू तुरंत सीरिया छोड़कर निकल जाएं। रीज़न यहाँ पर यह है कि आने वाले समय पर भविष्य ये दिखाई पड़ रहा है कि सीरिया काफ़ी सारे हिस्सों में टूटने वाला भी है। इसको लेकर एक बड़ा गेम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में, जिसमें चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो या टर्की हो या इजराइल क्यों ना हो, सभी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं दोस्तों। अब ये सब कुछ का पूरा गेम समझने के लिए पहले हमको चलना होगा अपने मैप के ऊपर में। मैं आपको सीरिया का लोकेशन अच्छे से दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में। सबसे पहले आप देख पाएंगे दोस्तों, ये है इंडिया, हमें चलना है वेस्ट एशिया की साइड में। तो वेस्ट एशिया लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाहे वो ईरान हो, लगातार खबरों में बना हुआ है। ईरान के बगल में इराक आपको देखने को मिलेगा, यानी ईरान से आगे जाएंगे वेस्टर्न साइड में तो इराक है, और इराक से वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सीरिया नज़र आएगा। ठीक है, और सीरिया से वेस्टर्न साइड में नजर आएगा लेबनान, फिर इधर आपका मेडिटेरेनियन सी आ गया। यहीं पर दोस्तों सीरिया के निचले भाग को देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इजराइल एक छोटा सा बॉर्डर लगाता है सीरिया के साथ में। ये सीरिया है और ये इजराइल है, इनके बीच का यहाँ पर एक बॉर्डर लगता है। गोलन हाइट्स का नाम आपने सुना होगा, वो करंट समय पर इजराइल के अंडर में है। तो आने वाले समय पर हो सकता है इजराइल भी अपने देश का विस्तार करे, इसको एक्सपैंड करे और सीरिया का बहुत सारा एरिया कब्जा ले। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से मैप में बोला था अलेप्पो सिटी को मैप में देखना है। अलेप्पो सिटी दोस्तों सीरिया का ही एक बहुत बड़ा शहर है, जिसको कुछ लोगों ने कब्जा लिया है, जो पूरे सीरिया को तोड़ना चाहते हैं। सीरिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं और उन ग्रुप्स को बहुत पहले ही बनाया जा चुका है। वो सब सीरिया की सरकार के अगेंस्ट में है, जिस वजह से सीरिया के खुद के प्रेसिडेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे बशर अल असद, वो खुद जा चुके हैं कहाँ पे, रशिया। ऊपर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये है यहाँ पर रशिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब मामला क्या है, ज़रा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक दो मैप दिखा रहा हूँ। यह है वो बशर अल असद जिनकी हम बात कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ में ये बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके रिलेशंस व्लादिमीर पुतिन के साथ में और दूसरी बात ईरान के साथ में बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखना, बशर अल असद को आज सपोर्ट करने के लिए कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, जो खुला कहता है कि हम बशर अल असद के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं, क्योंकि दोनों देशों की रिक्वायरमेंट सीरिया है। और आपको पता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में जो ये रिक्वायरमेंट होती है एक दूसरे देशों की, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये रिक्वायरमेंट किस प्रकार से है, ज़रा सुनिएगा। ईरान को सीरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हिजबुल्ला को इन्हें सरवाइव करवा के रखना है, हिजबुल्ला को पावरफुल बनाना है, हिजबुल्ला को वेपन्स प्रोवाइड करवाने हैं, तो सीरिया की आवश्यकता पड़ती है ईरान को।
दूसरी तरफ सीरिया के अंदर दोस्तों यहाँ पे रशिया के इंपॉर्टेंट बेसिस बने हुए हैं, तो रशिया के बेसिस वहाँ पे हैं। करंट समय पर यूएसए चाहेगा उस एरिया को कब्जाना या सीरिया के ऊपर में आज के समय पर अपना प्रेशर डालना, जो यूएसए करंट समय पर कर रहा है। और आपको पता है अमेरिका के रिलेशंस ईरान से भी खराब हैं। यूएसए करंट समय पर ईरान के अगेंस्ट में भी खड़ा हुआ है और रशिया के अगेंस्ट में भी खड़ा हुआ है। तो ये सब जो यहाँ पर जो बाइडेन की करंट समय की पॉलिसी है, ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंज लेकर आ रही है करंट समय पर सीरिया के अंदर। तो अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको मैप दिखाया था सीरिया का, वो इस तरीके से नजर आएगा। सीरिया किस किस के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर दोस्तों यहाँ पे आएगा टर्की, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन टर्की के अंदर जो अर्दोगान जो करंट समय पर टर्की को लीड कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर बहुत सारे जो डबल फेसेस वाले रोल हैं वो भी नजर आएंगे, दिखाऊंगा अभी आपको। नीचे आप देख पाएंगे लेबनान एक देश है, लेबनान में ही हिजबुल्ला प्रेजेंट है। पता है आपको हिजबुल्ला रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला की साइड से इसराइल पे अटैक, इसराइल ने हिजबुल्ला के चीफ वगैरह को मारा था रिसेंट समय पर। इसराइल नीचे है, ये गोलन हाइट्स वाला रीजन है जो करंट समय पर इसराइल के पास में है। फिर आप देख पाएंगे नीचे एक जॉर्डन कंट्री है, बगल में यहाँ पर इराक है। ये सब कंट्री सीरिया के आसपास हैं। सीरिया में एक बहुत बड़ा शहर है ऊपर, अलेप्पो शहर, ठीक है, और इनकी जो कैपिटल है वो है डेमास्कस। और आपको पता है किसी भी देश की जो कैपिटल राजधानी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी राजधानी में उस देश के सभी हेडक्वार्टर, दुनिया भर की एम्बेसीज वगैरह प्रेजेंट होती है। आज भारत की एम्बेसी भी डेमास्कस में है, और डेमास्कस की एम्बेसी यहाँ पे नहीं, यानी कि सीरिया की एम्बेसी इंडिया के दिल्ली में। तो किसी भी देश का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट समय पर दोस्तों डेमास्कस को ही खतरा है। डेमास्कस एक ग्रुप कब्जा सकता है आने वाले समय पर, एक ग्रुप धीरे धीरे डेमास्कस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर डेमास्कस का फॉल हुआ, समझना सीरिया गया। सीरिया का जो फॉल है वो हो चुका है। ऐसा अगर हो जाएगा तो करंट समय पर अगर हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि सीरिया टूट सकता है दो भागों में, वो रिपोर्ट्स हकीकत में बन जाएंगी। और ये दो सीरिया टूटेगा ना, इसका फ़ायदा आसपास के देश उठाएंगे, चाहे वो टर्की हो। टर्की इधर से यहाँ पर इस एरिया को कब्जाएगा, एक्सपैंड करेगा, और इजराइल इस एरिया को यहाँ पर कैप्चर करेगा। फिर कुछ ग्रुप जो खड़े हैं वो अलग अलग एरिया को कब्जाएंगे। तो सीरिया को तोड़कर अलग अलग छोटे छोटे देश बनाने की बात हो रही है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कौन है वो ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ। सीरिया के अंदर में कौन लोग क्या कंट्रोल करते हैं, वो ये वाला मैप दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करेगा। सबसे पहले ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रेड वाला पोर्शन अभी तक सीरिया की गवर्नमेंट के पास में हुआ करता है। सीरिया की जो मेन सरकारी फोर्सेस हैं, यानी कि जो बशर अल असद हैं, उनके पास में था। लेकिन धीरे धीरे ये जो रेड वाला एरिया है वो कम होता चले जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर के ग्रीन वाला पोर्शन है या येलो वाला पोर्शन है, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। जो ग्रीन वाला पोर्शन है दोस्तों, इसको लीड करने के लिए एक ग्रुप खड़ा है जिसका नाम है कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एसडीएफ। तो एसडीएफ चाहता है अपनी खुद की टेरिटरी को अलग करना। वो बशर अल असद के अगेंस्ट में है, यानी कि करंट समय पर सीरिया की जो सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं, ये येलो वाला ग्रुप। फिर दूसरी तरफ ऊपर ग्रीन वाला ग्रुप जो है, ग्रीन वाला ग्रुप से खतरा आज सबसे ज़्यादा है। ग्रीन वाले ग्रुप में एक छोटा सा रीजन है इडलिब। ये छोटा सा जो लाइट वाला रीजन आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे रूल करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है HTA, जिसका नाम है हायत तहरीर अल शम। तो उसके पास में इतना हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अलेप्पो शहर भी कब्जा लिया। तो पहले अलेप्पो शहर सीरिया की सरकार के पास में हुआ करता था। आप देख पाएंगे रेड वाला एरिया पहले यहाँ तक था, ये कम हो गया क्योंकि अलेप्पो शहर आ चुका है हायत तहरीर अल शम के पास में। और जो यहाँ पर ये ग्रुप है HAL जिसकी बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है डेमास्कस की साइड में, इस एरिया को पूरी तरह से अलग करने को लेकर। वो चाहते हैं कि सीरिया में वो भी यहाँ पे ग्रुप को देखोगे तो अलकायदा का ही यहाँ पर एक ग्रुप सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं ये चाहते हैं बशर अल असद की सरकार को गिराना। और मैं आपको बता दूं, ये जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे डेमास्कस की तरफ बढ़ रहा है, जिसका नाम HTA है, हायत तहरीर अल शम, इसको सपोर्ट मिला हुआ है बहुत सारे देशों का। यानी सपोर्ट मिलेगा तभी काम कर पाएंगे। तो इस ग्रुप को सपोर्ट दोस्तों टर्की का है ऊपर, टर्की के साथ साथ यहाँ पे इसी ग्रुप को यूएसए का भी सपोर्ट है, जिसका फ़ायदा इजराइल को मिलेगा। नीचे इजराइल है, क्योंकि इजराइल में जो लगातार लेबनान की साइड से अटैक होते हैं वो हिजबुल्ला से होते हैं, और हिजबुल्ला को हथियार सप्लाई कौन करता है, ईरान करता है। और ईरान दोस्तों इसी रास्ते थ्रू सप्लाई करता है ये सारे हथियार, किसको, हिजबुल्ला को। तो ईरान के लिए यहाँ पर इजराइल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा रिलीफ हो सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन क्या है, गोलन हाइट्स वाला, ठीक है। अब ये इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अब इजराइल इस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। अब इजराइल का कंट्रोल इस रीजन में बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं।
और ये जो ग्रुप्स जैसे मैंने आपको बताया जो खड़े हुए हैं, स्पेशली जो HTA है जो धीरे धीरे सीरिया के इस एरिया को कब्जा रहा है, उसको ऑलरेडी यहाँ पे अमेरिका का सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ ने ही, स्पेशली टर्की ने वो ग्रुप खड़ा कर रखा है। तो इनको पैसा मिल रहा है, वो ये काम कर रहे हैं, सरकार गिर चुकी है और डेमास्कस जैसे ही यहाँ पर इनके हाथ से गया, समझ लेना सीरिया का जो फॉल है वो शुरू हो गया। इसको 2-3 भागों में तोड़ दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न कि भाई अमेरिका यहाँ तक पहुँच गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ तक पहुँच गई हैं, है ना? और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करंट समय पर हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों 2011 का सीरिया का सिविल वॉर। आपको पता है सीरिया में अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं, वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे, पूरी तरह से तबाह हैं। क्योंकि सीरिया में 2011 में एक बड़ा गृह युद्ध हुआ था। और ये गृह युद्ध कैसे हुआ था? पहले तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सरकार के अगेंस्ट में, क्योंकि सीरिया के अंदर में अभी तक बशर अल असद सरकार बना के बैठे हुए, वहाँ के प्रेसिडेंट लंबे समय से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान और रशिया ने बैठा रखा है, ईरान रशिया का सपोर्ट है बशर अल असद को। लेकिन इधर यहाँ पर चाहे देखेंगे, चाहे वो USA हो या फिर आप कह सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ हो, वो सब इनके अगेंस्ट में है। और जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पे बशर अल असद के अगेंस्ट में शुरू हुए इनके देश में ही, तो इनके अगेंस्ट में जो भी लोग खड़े थे उन सबको USA का सपोर्ट मिला, इन सब कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला, जिससे करंट समय पर क्राइसिस आज आप देख पाओगे। और इन सब की शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग मूवमेंट से। पता है ना अरब स्प्रिंग मूवमेंट क्या है? ये एक ऐसा मूवमेंट है जो टूनीशिया से शुरू हुआ था। तो टूनीशिया बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसा देश देखने को मिल जाएगा, ये है टूनीशिया। यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग मूवमेंट, और वो स्प्रिंग मूवमेंट दोस्तों पूरे अरब नेशंस में फैल गया, ये आप देख पा रहे हो। और इसका सबसे भयानक इम्पैक्ट क्या पड़ा? कुछ देशों में सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया। जो नीली वाली कंट्रीज आपको दिख रही हैं, चाहे वो लीबिया हो चाहे वो सीरिया हो, ये 2 देश थे जिसमें सिविल वॉर छिड़ गया। ये बेसिकली अरब स्प्रिंग मूवमेंट था। क्या याद रखना, अरब स्प्रिंग मूवमेंट, यहाँ पे इन देशों के लोग सड़कों पे उतर चुके थे, अपनी सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे हाई इनकम इनइक्वालिटी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया। और ये प्रोटेस्ट सरकारों के खिलाफ था, जिसका असर क्या हुआ? कई सारी जगह पर सरकारें चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल मोरक्को की बात करेंगे या वेस्टर्न सारे की, यहाँ पे सरकारें बदल गई उस प्रोटेस्ट के बाद। फिर जो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ मॉरिशाना में हुआ, यह जो ऑरेंज कलर के रीजन है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो नीले वाले रीजन है यहाँ पे बहुत बुरा असर हुआ है, गृह युद्ध छिड़ गया आपस में। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ में, सरकार ने उनको रोकने की कोशिश की, उनकी गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों पे बहुत सारे अत्याचार किए, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक वॉर छिड़ गई। कुछ लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं हमें ये सरकार गिरानी है, और फिर उनके कुछ ग्रुप्स बन गए। वही ग्रुप्स दोस्तों सीरिया में खड़े हैं आज गवर्नमेंट को हटाने के लिए, समझ रहे हैं? फिर ये जो येलो कलर के पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे भयंकर प्रोटेस्ट होते हैं इसी अरब स्प्रिंग मूवमेंट की वजह से। फिर जो पर्पल वाली कंट्रीज आपको दिख रही हैं, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो येमेन हो, यहाँ पे बुरा हाल हो गया, यहाँ की सरकारों को कई बार उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो रेड वाली कंट्री है टूनीशिया, यहाँ पे सरकार उसी टाइम उखाड़ के फेंक दी गई थी, क्योंकि यहीं से ये जो पूरा अरब स्प्रिंग मूवमेंट है वो शुरू हुआ था। समझ रहे हैं ना कि क्या था पूरा मामला? इसकी वजह से सीरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, सिविल वॉर हुआ, कुछ ग्रुप्स इकट्ठे हुए, आज वही ग्रुप्स को पावर मिल गई है, कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, अब वो लड़ रहे हैं खुद अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट वगैरह सब गायब, और सिनेरियोज क्या हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जो इंडिया है वो करंट समय पर सीरियन क्राइसिस में क्या रोल प्ले करता है। भारत ने कोई भी स्टांस रखा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार को सपोर्ट करने के लिए रशिया खड़ा है और रशिया के साथ भी रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो बशर अल असद की जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ में जो लोग खड़े हैं उसको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, तो USA के साथ में भी रिलेशंस अच्छे हैं। तो हमें यहाँ पर जब सब लोग अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो हम क्या किसी को फेवर थोड़ी करेंगे। हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर रखा है, और दूसरी बात रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए करना होगा, किसी की साइड हम नहीं गए। सीरियन क्राइसिस में दोस्तों एक न्यूट्रलिटी इंडिया ने मेंटेन कर रखी है, जो जियोपॉलिटिक का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके रखना, क्योंकि आपके अगर कहीं पर इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को आप गवा नहीं सकते स्पेशली, समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों ही देश, चाहे US हो चाहे रशिया हो, दोनों आपस में आसपास खड़े हुए हैं, आमने सामने खड़े हुए हैं सीरिया के अंदर में। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, हम एक को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा ये सब इशू, क्योंकि मैं ये सब आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, रीज़न है रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक एक्सप्लेनर सेक्शन पे पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पूरे पेज पे कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाई थी। अभी परसों द हिंदू के अंदर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे पूरा आर्टिकल पेज पे पब्लिश हुआ था सीरियन सिविल वॉर को लेकर। क्या था मामला, क्या चल रहा है, करंट सिनेरियोज क्या हैं, सब एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे आते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ये सब डिटेल्स जो आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, न्यूज़पेपर के जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, ये सब डिटेल्स दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में दी जाती हैं, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जहाँ पे ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, है ना। उसके अलावा दोस्तों इस ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपलोड होता हुआ नजर आएगा। तो किसी भी तारीख का मान लो यहाँ पर जो पीडीएफ है पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, स्टोरेज का कोई इशू नहीं होगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यार मेक श्योर क्या कर दिया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम उसको प्रेस कर दिया करो। एक सपोर्ट आप लोगों का चाहिए करंट समय पर। ये दोस्तों दो न्यूज़ आर्टिकल हैं और दोनों डिफेंस से रिलेटेड हैं। ये दोनों शायद अलग अलग पेज पर हैं, लेकिन मैंने एक जगह पे ले लिया है ताकि डिफेंस वाले आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल एक साथ खत्म हो जाएं। तो दो खबरें हैं काम की हैं। यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के बारे में, और यहाँ पे बात हो रही है फ्रीगेट तुशील के बारे में। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो एक बड़ी मीटिंग आज के समय पर शुरू कर रहे हैं, जो बेसिकली आज शुरू हो जाएगी, जो भारत और रशिया के बीच में होने वाली है। और ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये 21वीं मीटिंग होगी। इस मीटिंग का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। ये 21वीं मीटिंग होगी, ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाने वाले हैं रशिया में। जो हमने रशिया को ऑर्डर दिया था तुशील नाम का फ्रीगेट बनाने को लेकर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखा जाएगा कि भाई कहाँ तक काम पहुँच रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द दोस्तों हमें अपनी नेवी को ये तुशील देना है। ये तुशील एक फ्रीगेट है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीगेट होता क्या है। एक लड़ाकू जहाज़ होता है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा डिटेल्स इसकी। ठीक है, तो जब ये डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे तो फ्रीगेट को तो लेकर बातचीत होगी, उसके साथ साथ भारत और रशिया को लेकर इनके डिफेंस रिलेशन, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेकर भी रिव्यू किया जाएगा कि कहाँ पर रिलेशंस एग्जैक्टली करंट समय पर चल रहे हैं। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह जी हैं वो द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, ये बेसिकली एक जगह है रशिया की कैपिटल मॉस्को में, वहाँ पे जाने वाले हैं। और वहाँ पे जो बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ पे, मतलब बेसिकली अगर हम देखेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई थी, स्पेशली सोवियत यूनियन के सोल्जर्स की। तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए उस जगह पे वो जाने वाले हैं। ठीक है, वो डिटेल प्रेजेंट की गई। फिर फाइनली यहाँ पर तुशील जो है, देखेंगे कितना काम हो रहा है इसके ऊपर में। तुशील ध्यान में रखिएगा फ्रीगेट है, और ये जो तुशील है ये एक प्रोजेक्ट के तहत में तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 1135.6। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी हमारे पास में 6 लड़ाकू जहाज़ प्रेजेंट हैं। उन 6 लड़ाकू जहाज़ के बारे में डिटेल शेयर की गई हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो केवल हो गया न्यूज़ आर्टिकल, और इतना इनफ नहीं होगा। इस न्यूज़ आर्टिकल को एनालाइज करना, क्योंकि न्यूज़पेपर आप भी पढ़ सकते हैं, सबको पता है। अब इसमें से डिटेल्स निकालनी ज़रूरी है, केवल आर्टिकल पढ़ना इज़ नॉट इनफ। INS तुशील के बारे में एक एक बेसिक डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या कहाँ पे गए ये सब पूछा जाएगा, नहीं। INS तुशील के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए तुशील क्या है। तो तुशील क्या है, एक मल्टी रोल स्टेल्थ मिसाइल फ्रीगेट। अब ये एक ऐसा फ्रीगेट है जो रडार की पकड़ में भी ना आए और कई सारे प्रकार के रोल निभा सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ्रीगेट होते क्या हैं, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं वॉरशिप के बारे में, लड़ाकू जहाज़ के बारे में, तो 3 प्रकार के जहाज़ होते हैं। एक होता है डिस्ट्रॉयर, है ना, या फिर हम शुरू से ले सकते हैं। एक होता है कॉर्वेट, एक होता है फ्रीगेट, और एक होता है डिस्ट्रॉयर। ऐसे ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जो कॉर्वेट वाले जहाज़ होते हैं ये भी लड़ाकू जहाज़ है, तीनों बेसिकली लड़ाकू जहाज़ हैं। वेपन्स हैं, बहुत सारे हथियार इसमें लगे हुए हैं ताकि दुश्मन को ठिकाने लगाया जा सके समुद्र में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कॉर्वेट होता है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। फ्रीगेट का साइज़ कॉर्वेट से बड़ा होता है, यानी मीडियम साइज़ होता है। डिस्ट्रॉयर का साइज़ सबसे बड़ा होता है। तो तीनों जहाज़ों में सबसे बड़े साइज़ का डिस्ट्रॉयर होता है, जिसमें ढेर सारे वेपन्स भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इतना सा डिफरेंस है।
तो आईएनएस तुशील एक प्रकार का फ्रीगेट है, और जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत इस आईएनएस तुशील को बनाया जा रहा है और रशिया हमारे लिए डिज़ाइन कर रहा है, रशिया हमारे लिए तैयार कर रहा है। और ये जो फ्रीगेट है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास मतलब दोस्तों एक बड़ा ग्रुप होता है, उसको बिलोंग करता है। हर एक जो फ्रीगेट है, जहाज है, वो किसी ना किसी ग्रुप को बिलोंग करता है। यहाँ पे जो आईएनएस तुशील है ये क्रेवक 3 क्लास फ्रीगेट है। जो क्रेवक 3 बेसिकली यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है, इसी को ये बिलोंग करता है। और इंडियन नेवी जो है ऑलरेडी इस प्रकार के 6 जहाज़ को ऑपरेट कर रही है जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। और वो 6 क्लास वाले जहाज़ कौन कौन से हैं दोस्तों? अगर आप देखेंगे जिसमें हमारा कह सकते हैं तलवर क्लास वाले फ्रीगेट्स हैं, तेग क्लास वाले फ्रीगेट्स हैं, 3 जहाज़ तलवर क्लास वाले हैं, 3 जहाज़ तेग क्लास वाले हैं। तो ऐसे जहाज़ ऑलरेडी भारत ऑपरेट कर रहा है, हमारी इंडियन नेवी के पास में है। आईएनएस तुशील हम तैयार कर रहे हैं, तो 6 तो ऑलरेडी हैं हमारे पास में, तो आईएनएस तुशील 7वां हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसको लेकर ऑलरेडी 2016 में भारत सरकार और रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया था। इसका नाम तुशील क्यों दिया गया है? तुशील मतलब होता है कवच, जिसको कोई भेद ना सके। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर यह नाम दिया गया है ताकि हमारी मैरीटाइम बॉर्डर्स पर, यानी भारत की अगर आप देख पाएंगे समुद्र से जो बाउंड्री लगती है 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की बाउंड्री है, उसकी सुरक्षा करने के लिए ये आईएनएस तुशील काम करने वाला है। हमारी इंडियन नेवी को और स्ट्रॉन्ग करने वाला है। इस पूरे जहाज़ का जो लेंथ है 125 मीटर का, इसका टोटल वेट 3900 टन्स के आसपास का है। आईएनएस तुशील में स्टेल्थ फीचर यूज़ किया गया है। स्टेल्थ फीचर मतलब दुश्मन जो है रडार से हमारे जहाज़ को पकड़ लेता है, लेकिन स्टेल्थ फीचर से ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा, है ना। यानी इसको लेस डिटेक्टेबल बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो कैसी भी समुद्र की कंडीशन हो, ये जहाज़ स्टेबल रहेगा। लहरें कैसी भी रहें, स्टेबल रहने वाला है, ये इसकी एक सबसे बड़ा फीचर है। इस जहाज़ में हमने बहुत सारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की है। भले ही रशिया में तैयार किया गया हो, रशिया ने तैयार किया हो, लेकिन हमने यानी इंडिया की साइड से बहुत सारा सपोर्ट दिया गया है। इसमें 26% जो सामान है वो इंडिया का लगा हुआ है, हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है। और 33 सिस्टम्स इसमें ऐसे हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने डेवलप किए हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ये जो शिप है जब ये तैयार हो जाएगा, इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, तो इंडियन नेवी के जो अलग अलग नेवल कमांड है, वेस्टर्न ईस्टर्न, तो वेस्टर्न नेवल कमांड को ये जहाज़ दोस्तों हम लोग देने वाले हैं। और ये जहाज़ सीधा जो हमारी इंडियन नेवी का स्वॉर्ड आर्म है उसको ज्वाइन करेगा। ये आईएनएस तुशील के बेसिक फैक्ट्स हैं। यहाँ से बनेंगे क्वेश्चंस। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली है, जितनी क्लैरिटी आर्टिकल में नहीं थी। तो समाप्त हो गया ये आर्टिकल। चलिए फिर आते हैं अगले आर्टिकल पर, यह भी डिफेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब ये आर्टिकल कवर करूं उससे पहले जितने भी लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ में, वो सभी लोग मेक श्योर करें चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि कल वीडियो टाइम पे जब अपलोड होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर वो जो वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को करना ज़रूरी है, क्योंकि संडे हो या मंडे, चाहे कैसा भी दिन हो, चाहे कोई आंधी तूफान भी हो, लेकिन ये वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं और डेली यहाँ पर आते रहेंगे। तो आपको रोजाना अपडेट मिलता रहेगा। ये केवल एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेगा, आपको डेली बेसिस पे अपडेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। एक ऐसी अपडेट जो फैक्चुअल होती है, डिटेल्स के आधार पे होती है। चलिए अगले आर्टिकल में और मजा आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा हमारे पास में जो पनडुब्बियाँ हैं, जो सबमरीन होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक डीजल से चलने वाली और दूसरी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड वाली सबमरीन होती है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। न्यूक्लियर अटैक नहीं करती, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी मिसाइलें भी हैं जो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो भारत के पास में जो न्यूक्लियर मिसाइल, जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना एक बात फिर से बहुत बड़ी चीज़ है ये, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मिसाइल की। तो पहले एक बार ये देख लेना सर, वो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो वाली देखने को मिलेगी। क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक मिसाइल अलग होती हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल हमने लगा रखा है। ठीक है, तो सबमरीन की जब बात करते हैं तो वो सबमरीन वो होती है, ध्यान में रखना, जो एक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन्स अलग होती हैं। वो भारत के पास में अभी करंट समय पर देखोगे तो एक है आईएनएस अरिहंत, जिसका टोटल वेट 6000 टन्स के आसपास है। दूसरी है हमारे पास में एसएसबीएन। हाँ देखो, इस वाली ना मिसाइल को जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एसएसबीएन। एसएसबीएन वो वाली मिसाइल होती हैं जिसके ऊपर में, जिसकी मिसाइल से आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। जिस मिसाइल से आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें की पहली मिसाइल हमारे पास में आईएनएस अरिहंत है, दूसरी है आईएनएस अरिघात, ठीक है, और तीसरी है एसएसबीएन अरिधमन। तो अरिधमन जो है, जिसको S4 का नाम दिया गया है, वो सी ट्रायल में चल रही है, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है।
और ये केवल 3 नहीं है, चौथी भी है दोस्तों। चौथी का रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट किया था और चुपचाप हम लोगों ने जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च मिसाइल है उसको यहाँ पर तैयार किया था। ठीक है, और उसका नाम यहाँ पर S4 एस्ट्रीक करके दिया गया है, मतलब नाम नहीं है, केवल कोड दिया हुआ है S4 एस्ट्रीक करके। इसको भी लॉन्च किया है हमने, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ये आप देख पाएंगे 23 अक्टूबर का थंबनेल लगाया था कि भारत ने अपने चुपचाप जो चौथी न्यूक्लियर पावर मिसाइल है इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। जो न्यूक्लियर अटैक करने की यहाँ पर जो क्षमता है वो रख सकती है। इसके अंदर में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया गया है। उस मिसाइल का रेंज यहाँ पे 3,500 किलोमीटर के आसपास होगा। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ। ठीक है, तो मिसाइल में जो न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रखती है वो कौन सी होती है? वो होती है SSBN। तो SSBN एक हाई स्पेशलाइज मिलिट्री एसेट होता है और आज केवल कुछ ही देशों के पास में इस प्रकार की मिसाइल हैं। उसमें अमेरिका है, ऑब्वियस सी बात है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है और इंडिया है। केवल यही देश हैं दोस्तों जिनके पास में न्यूक्लियर अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं, जहां से आप ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं और इन बैलिस्टिक मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हैं। आप अपने पनडुब्बी से भी दुनिया भर में कहीं पर भी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये है SSBN, जो कि भारत के पास में 4 हैं। चारों के नाम पता चल गया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघात, तीसरी है यहाँ पर SSBN अरिधमन जो कि तैयारी चल रही है, इसको तैयार किया जा रहा है, और चौथी जो चुपचाप लॉन्च की वो S4 एस्ट्रीक करके यहाँ पे उसका कोड नेम है, कोई पर्टिकुलर नेम उसको नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये दूसरी मिसाइल है। कहोगे ये क्या बताया? हाँ, SSBN के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सक्षम रहती है। अब जो हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं एक नई मिसाइल, एक नई सबमरीन, बार बार मैं मिसाइल बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम सबमरीन की बात कर रहे हैं, पनडुब्बी की बात कर रहे हैं। तो एक नई सबमरीन तैयार की जा रही है जो SSN वाली कैटेगरी को होने वाली है। अब SSN कैटेगरी की क्या होगी? ये सबमरीन पावर्ड सबमरीन जो हमारी न्यूक्लियर वाली है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होने वाली हैं, जिसको यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया जाएगा। क्योंकि करंट समय पर अगर आप देखेंगे तो जो SSN है और SSGN है, 2 प्रकार की सबमरीन और होती हैं। SSBN क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। SSBN के बारे में आपको पता है कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक उससे किया जा सकता है, इस पर से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जो SSN और SSGN है, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों यहाँ पर जो हैं ये वॉर में इस्तेमाल करी जा सकती हैं पनडुब्बियाँ, लेकिन इसमें आप न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, SSN और SSGN में आप न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं कर सकते, जबकि SSBN में आप न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हैं, जो भारत में ऑलरेडी 4 हैं। लेकिन अब जो हम तैयार कर रहे हैं वो SSN तैयार कर रहे हैं। अभी इसको डिज़ाइन करने में 4 से 5 साल लगेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन में और 5 साल लग जाएंगे। तो आने वाले 10 साल में हमारे पास में एक नया SSN वाला जो सबमरीन है वो तैयार होगा। बस इतनी सी खबर है यहाँ पर। और जो एक SSN है वो हम रशिया से रेंट पर भी लेने वाले हैं, और रशिया से रेंट पर लेकर बातचीत हो चुकी है। जो ये वाला SSN वाला सबमरीन है वो रशिया हमको 2028 तक देने वाला है, जो रेंट पर लिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, रेंट पर। क्या कोई सबमरीन रेंट पर लेता है? हाँ बिल्कुल लेते हैं, हमने पहले भी लिए हैं। आपको पता होगा INS चक्रा 1 और चक्रा 2 के बारे में सुना होगा। तो चक्रा 1 चक्रा 2 हमने इतिहास में भूतकाल देखेंगे तो वहाँ पर रशिया से ऑलरेडी हम लोगों ने ये रेंट पर लिया हुआ है। जो तीसरा है इसको लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ये वाला जो तीसरा वाला है ये 2028 तक आएगा, रशिया हमको देगा रेंट पर स्पेशली। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना खुद का तैयार कर रहे हैं और खुद का तैयार करने में समय लग जाएगा। जैसे मैंने बताया, डिज़ाइन करने में 4 से 5 साल लगेंगे, फिर उस डिज़ाइन को तैयार करने में, उसका कंस्ट्रक्शन करने में 5 साल और लग जाएंगे। इस वजह से हम रशिया से रेंट पर ले रहे हैं। बाकी हमारे पास में न्यूक्लियर अटैक करने वाली 4 सबमरीन्स हैं ही, जिसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल होता है इसी प्रकार से समाप्त। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। सबमरीन्स में भी ऐसे बड़े बड़े रोल होते हैं। कोई पूछ ले SSN या SSGN, ये जो 2 सबमरीन हैं, क्या ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती हैं? नहीं, ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल सकती हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगी तो लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे सबमरीन्स को हम इस तरीके से भी देखते हैं कि 2 टाइप्स की सबमरीन्स आपको नजर आएंगी, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं वो पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाती, उनको बार बार बाहर आना पड़ता है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, है ना, उसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी से उस सबमरीन को चला रहे हैं, उससे पावर मिल रही है, तो वो लंबे समय तक पानी में रहती है, उसको बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर दुश्मन की पकड़ में भी नहीं आती। समझ गए? यह है ताकत दोस्तों यहाँ पे इंडिया के नेवल सिनेरियोज की करंट समय पर। SSBN, SSGN
पगला गए होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब देखो एसएसके आ गया, वही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें डीजल पावर का इस्तेमाल करते हैं। एसएसएन क्या है वो समझ में आ गया, एसएसबीएन क्या है वो समझ में आ गया, जो अटैक कर सकता है, ठीक है। और एसएसएन वाली बात करेंगे, जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली, यहाँ पर आपको ये सबमरीन देखने को मिलती है। तो इसमें भी हम मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं करता है। तो भारत इन 6 देशों में से आता है। चक्रा 3 हम ले रहे हैं रशिया से, जो रशिया 2028 तक देगा। डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास में है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले खबर की तरफ। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से धीरे करके समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार खुद से पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स हो जाते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो बिगनर हैं, जो पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या प्रिपरेशन में अभी अभी उतरे हैं, तो उनको दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए यहाँ पे मुझे हर एक बेसिक से लेकर हर एक चीज़ को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आप जो चीज़ पढ़ा देते हैं दोबारा पढ़ा देते हैं कई बार, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों का तो आपका एक प्रॉपर तरीके से रिविजन हो जाएगा। ये जो यहाँ पर आर्टिकल है अगले पेज पर, ये बहुत ज़्यादा काम का है। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है यूपी की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ईएसएमए को लागू कर दिया है और 6 महीने का बैन लगा दिया है ऑन दी प्रोटेस्ट। स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं इस बैन को लगने के बाद में, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? रिसेंट समय पर हम देख पा रहे हैं यूपी के अंदर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की साइड से भी प्रोटेस्ट हुए। स्पेशली यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की साइड से। अब वो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। यूपी की गवर्नमेंट कहती है हमें ये करना पड़ा, ईएसएमए लगाना पड़ा। ईएसएमए की पावर दोस्तों यहाँ पे हमें संविधान के स्केड्यूल से ही मिलती है, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन आया है, ये महाकुंभ मेला जो लगने वाला है, अभी जनवरी में महाकुंभ शुरू होने वाला है, आपको पता है 12 या 13 जनवरी से जो भी शुरू होगा, 22 या 25 फरवरी तक चलेगा। तो महाकुंभ का मेला लगेगा प्रयागराज के अंदर में। तो उससे पहले दोस्तों यूपी के अंदर में चाहते हैं कोई भी किसी प्रकार का इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो ना किया जाए, है ना। स्पेशली यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक ना करें, क्योंकि कोई स्ट्राइक करेंगे तो एसेंशियल जो चीज़ है, स्पेशली एसेंशियल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे स्ट्राइक ना की जाए। इसलिए यहाँ पे यूपी ने ये ईएसएमए एक्ट को इम्पोज किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो ईएसएमए है ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो एक्ट की पावर है ये कहाँ से मिलती है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें आगे तो कुछ नहीं बताया गया है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा ही, नोट्स अलग से निकालने पड़ेंगे ना। न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अखबार दोबारा नहीं पढ़ोगे, बार बार ये बात मैं बोलता हूँ। जो पढ़ोगे वो आपके हाथ में जो नोट्स होंगे वही चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो ईएसएमए क्या है, चलिए सुनते हैं। ईएसएमए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट का ही एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक ऐसा कानून है जिसको 1968 में तैयार किया गया था, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये वो एक्ट है जहां पे हम फोकस करते हैं कि कोई प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट की वजह से जो लोगों के पास में ज़रूरतमंद का सामान है उसकी रुकावट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर ये ईएसएमए एक्ट लगा दिया जाता है ताकि प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए और जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो लोगों तक पहुँचते रहें। स्पेशली वो आइटम्स अगर कहीं पे मान लो मार्केट में रोक लग गई किसी प्रोटेस्ट की वजह से, तो उससे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर में बुरा असर पड़ सकता है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सप्लाई भरपूर मात्रा में होती रहे, उसी को इंश्योर करने के लिए ईएसएमए एक्ट लगाया जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर यह एक्ट लग गया तो क्या होगा, उस एरिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर रहे थे, जो भी एसेंशियल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री में या ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जो एसेंशियल सर्विस देता है लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो पब्लिक कंजर्वेशन की बात हो, स्पेशली उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में कोई काम कर रहा है, ये सब एसेंशियल चीज़ है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। कोई ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील सेक्टर में काम कर रहा है, फर्टिलाइजर में काम कर रहा है, ये सब एसेंशियल आइटम है। बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज में कोई काम कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में कोई काम कर रहा है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। कोई अनाज को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अनाज को इधर से उधर ले जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये सब ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। ये सब सर्विसेज दोस्तों इस कैटेगरी में आती हैं। तो बेसिकली इस एक्ट को लगाने का मेन पर्पज़ यही है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सब अगर ऐसे एसेंशियल सर्विस वाले सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको अपना काम करना होगा। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कोई बंद, कोई कर्फ्यू, ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, जेल हो सकती है 1 साल की,
समझ रहे हैं, इतना पावरफुल यहाँ पर ये ESM एक्ट को तैयार किया गया है। अब इसको तैयार करा गया है, कौन कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अकेले भी यहाँ पर दूसरे राज्य सरकारों के साथ में मिलकर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। कुछ टेरिटरीज में इसको लगाया जा सकता है। हर एक राज्यों का अपना खुद का इस प्रकार का एक्ट बनाया गया है। इसमें ऐसे ही प्रोविजंस हैं जहाँ पे एसेंशियल सर्विस लोगों के पास में प्रॉपर तरीके से पहुँचता रहे, इसको इंश्योर करने का काम ये ESM करता है। नाउ क्वेश्चन इज कि मान लो यूपी के अंदर में ये एक्ट लग गया, फिर भी अगर ये एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर गए तो क्या होगा? अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं फिर भी, तो दोस्तों यहाँ पे उनको जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा। या फिर कह सकते हैं अगर ये स्ट्राइक इलीगल है, इस एक्ट के लगने के बाद भी उन्होंने ये स्ट्राइक की, तो खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इस एक्ट से दोस्तों पुलिस की पावर बढ़ जाती है। पुलिस के पास में ये ताकत आ जाती है कि भाई वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी उस व्यक्ति को जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है, और पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको पता है पुलिस को अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है ये एक्ट लगने के बाद में, तो पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे ही उठा के वो गिरफ्तार कर सकती है। तो जो भी व्यक्ति इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेगा ये पनिशेबल ऑफेंस है, उसको सजा हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, 1 साल तक यहाँ पर जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, या जेल और फाइन दोनों उसको भुगतना पड़ सकता है। ये है यहाँ पर ESMA एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। नाम से पता चल रहा है जितनी भी ज़रूरतमंद सर्विसेज हैं वो लोगों तक पर्याप्त मात्रा में चलती रहें, उसमें कोई रुकावट ना आए किसी प्रोटेस्ट की वजह से। इसलिए ये एक्ट लगता है जिससे 6 महीने के लिए प्रोटेस्ट के ऊपर में बैन लगा दिया जाता है। अब बैन लगाने के बाद में कोई करेगा प्रोटेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर फिर क्या होगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि क्या क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ में, ये सब मैंने आपको बता दिया, अलग से डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी। फिर बिल्कुल इसी पेज पे या इसके आगे पीछे पेज में आप देख पाएंगे, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स को इस तरीके से यहाँ पर लगाया है, थोड़े सेक्शंस डिवाइड करे हुए हैं। एक आर्टिकल और है सीरिया को लेकर बात करता है, तो सीरिया के अंदर में करंट समय पर क्या हो रहा है पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इंडियंस से बोला गया है जो भी सीरिया में प्रेजेंट है तुरंत निकल जाए। मैंने आपको बताया कि लगभग 90 इंडियन नेशनल से जो सीरिया में प्रेजेंट है उनको हेल्पलाइन नंबर दी है कि तुरंत यहाँ पर क्या करें, जो हमारी एम्बेसी है डमास्कस के अंदर में उनके साथ में कांटेक्ट करें और तुरंत सीरिया छोड़कर निकल जाएं। समझ रहे हैं? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसके बारे में। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आर्टिकल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, वो है इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। ये जो न्यूज़ है इसको लेकर आने वाले समय पर बहुत सारे आर्टिकल्स या एडिटोरियल पब्लिश होने वाला है। हम बात करते हैं इंडिया में टैक्स बहुत लगता है। देखो टैक्स को यहाँ पर गारमेंट सेक्टर में बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कपड़े होते हैं रेडीमेड कपड़े, उस पर टैक्स इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। तो हाल ही में एक प्रोपोजल आया है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की साइड से, और वो ये बात करते हैं GST रेट में बदलाव किया जाए। अब GST रेट में किस प्रकार का बदलाव करने की बात की गई है ज़रा ये सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए जब आप लोग दुकान पे कोई इस प्रकार से कपड़ा परचेज करने के लिए जाते हैं तो GST रेट अलग अलग लगते हैं। GST रेट में वैसे भी अलग अलग स्लैब्स को डिफाइन कर रखा है ना। अब मान लो यहाँ पे आप 1500 रुपये तक का कोई कपड़ा खरीदते हैं, कितने तक का? 1500 तक का। तो अगर 1500 रुपये का कोई कपड़ा खरीदेंगे तो उस पर कितना % GST लगेगा? 5% GST लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में 1500 रुपये से ऊपर का कपड़ा खरीदेंगे, 1500 से लेकर अगर आप, एक सेकंड में ये लिख देता हूँ, 1500 से लेकर अगर आप 10,000 रुपये तक का कपड़ा खरीदते हैं, कोई कपड़ा ऐसा है जिसकी रेंज इसमें इतने में आ रही है, तो उसके ऊपर में आपका 12% GST लगेगा। ठीक है। फिर एक कपड़ा और है जो 10,000 से ऊपर का है। अगर 10,000 रुपये से ऊपर तक का कपड़ा खरीदते हैं, वो आपके लिए लग्जरी आइटम हो गया ऐसा बोला जा रहा है, तो उसके ऊपर में 28% GST लगेगा। समझ रहे हैं? तो इस GST को बढ़ाने की बात की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई क्लॉथ ऐसा है जो 1500 रुपये से ऊपर का है और 10,000 से नीचे का है, 1500 से 10,000 के बीच का है, इसमें जो 12% GST लगती है इसको बढ़ा के 18% कर दो, इसको 18% कर दो, टैक्स बढ़ा दो, ये कपड़ा मार्केट में महंगा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस पे टैक्स लगेगा तो ये मार्केट में महंगा होगा ही। तो नए स्लैब्स ऐड करने की बात की जा रही है कि भाई 5% पहले ही है, 12 से 18 कर दो, जो आज 12% लगता है। 10,000 से ऊपर का कोई कपड़ा है तो उस पर 28% GST टैक्स लिया जाएगा। और आपको पता है कि जो वेडिंग क्लॉथ होते हैं, स्पेशली शादियों के समय के जो कपड़े होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत महंगे होते हैं। या ठंडियों के समय पर आप स्वेटर वगैरह देखेंगे तो 1500 रुपये की तो एक मिनिमम रेंज होती है। तो अगर ऐसा भी यहाँ पर कोई कपड़ा खरीदते हैं, आप लोग परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर में 12% GST, जिसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि 12 से बढ़ाकर 18% कम से कम GST लगनी चाहिए। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। और 10,000 रुपीज़ का कोई कपड़ा है, उससे ज़्यादा का है, तो दोस्तों यहाँ पे 28% तक GST यहाँ पे लग सकती है, जिसका अमाउंट 10,000 से ऊपर का है। वेडिंग क्लॉथ्स में बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 के आसपास यहाँ पे नॉर्मली मिलते भी हैं, ये हम लोग देखते हैं।
तो वो बोला जा रहा है जिसको लेकर कंसर्न दिखाया गया है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका कहना यह है कि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। जो ये जीएसटी हाइक करने का प्रपोजल है, अभी हाइक नहीं किया गया है, बस खाली एक प्रपोजल दिया गया है कि बढ़ा देना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है तो इससे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, क्योंकि मार्केट में कोई फिर इतना महंगा खरीदेगा नहीं, कुछ ऑल्टरनेटिव चूज़ करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो एमएसएमईज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, वो सब प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो सब दिक्कतें फेस करेंगे। वो ऑलरेडी हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लॉसेस को फेस कर रहा है। तो हमारे इस पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में एक कह सकते हैं हलचल सी मच गई है, एक चिंता यहाँ पर इनमें बनी हुई है इस रिकमेंडेशन को देखकर। फिलहाल रिकमेंडेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या होगा, वो आपको समय के साथ में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बगल में दोस्तों एक और न्यूज़ आर्टिकल है, क्योंकि आज संडे है, आपको पता है संडे में एडिटोरियल वगैरह तो आते नहीं हैं, लेकिन संडे में हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में कुछ काम की चीज़ें होती हैं। स्पेशली हमारा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज हो गया या साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक में भी कुछ भी काम करनी है, वो पढ़ चुका हूँ, उसको भी आप एज इट इज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल देख पाएंगे, टंगस्टन के बारे में बात हो रही है, रिवीजन हो जाएगा आपका। आज से कुछ दिन पहले, लगभग शायद नवंबर के महीने में या कुछ दिन पहले, हम लोगों ने टंगस्टन के बारे में पढ़ा है। टंगस्टन को लेकर तमिलनाडु में एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। क्या कंट्रोवर्सी यह है कि देखिए, जो माइनिंग होती है, माइनिंग क्या होती है, खनन करना, और टंगस्टन को भी हम खनन करके निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, है ना, क्योंकि ये दूसरे मिनरल्स के साथ में मिला हुआ होता है। खुदाई करके निकालना, फिर उसमें से टंगस्टन को निकालना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का काम होता है। तो इन्होंने ये देखा कि तमिलनाडु के अंदर में बहुत सारा टंगस्टन प्रेजेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, इनको माइनिंग राइट्स दे दिए कि आप तमिलनाडु में जाइए और ये टंगस्टन को खनन करके निकालिए। ये बात है 7 नवंबर की, आज से 1 महीने पहले की ये डिसीजन लिया गया। जैसे ही वो यहाँ पे तमिलनाडु में पहुँचते हैं, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि भाई हम ये माइनिंग करने नहीं देंगे। रीज़न क्या है? तमिलनाडु की सरकार का कहना यह है कि अगर आप मेलूर नाम की जगह है जहाँ पे माइनिंग की बात हो रही है, अगर मेलूर में आप माइनिंग करेंगे तो इससे समस्याएं बहुत सारी होंगी, क्योंकि जहाँ पे माइनिंग करने की बात की जा रही है वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे जानवरों की स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स की प्रजातियाँ, उनका क्या होगा। दूसरी तरफ हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी की कोई सुरक्षा कर रहे हैं? नहीं। बायोडाइवर्सिटी को नज़रअंदाज करते हुए इस प्रकार से टंगस्टन की माइनिंग सही नहीं होगी, ये बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु की साइड से स्टेटमेंट है। अब सुनिए दोस्तों, एग्जाम में क्या हेल्प करेगा। मामला आपको समझ में आ गया कि तमिलनाडु में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है सेंटर वर्सेस स्टेट की माइनिंग को लेकर, कि हम माइनिंग करने नहीं देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूवल दे दी कि माइनिंग करेंगे, हम टंगस्टन निकालेंगे। अब टंगस्टन क्या है स्पेशली जिसको लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पे बवाल हो रहा है? टंगस्टन की बात करते हैं दोस्तों। जो टंगस्टन ओर होता है, ये एक ऐसा रॉकी पार्टिकल, ऐसी चट्टान होती है जिसको हम खुदाई करके निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, और उसमें टंगस्टन प्रेजेंट होता है। टंगस्टन को बाद में उसमें से, उस चट्टान में से निकालते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि उसमें टंगस्टन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि अगर आप जब और मिनरल्स की बात करते हैं, जो टंगस्टन का एक चट्टान का टुकड़ा है जिसमें टंगस्टन प्रेजेंट है, उसमें आपका बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वोल्फ्रेमाइट है, स्केलाइट है, फर्बाइट है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबको अलग करते हैं, टंगस्टन को अलग निकाल लेते हैं। जब टंगस्टन की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठोस मेटल है टंगस्टन। टंगस्टन एक प्रकार का मेटल है दोस्तों, एक ऐसा मेटल जिसको कितनी गर्मी दे दो पिघलेगा नहीं। पिघलेगा नहीं मतलब, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। आप ये इमेजिन कीजिए, मतलब आपको इतना टेम्परेचर चाहिए, 3422 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर अगर आप दोगे तभी वो टंगस्टन पिघलेगा, अदरवाइज नहीं पिघलेगा। इतना टेम्परेचर मैसिव है ये, समझ रहे हैं? तो कैसे भी टेम्परेचर में ये सर्वाइव करता है। टंगस्टन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मेटल है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे टंगस्टन की क्या है, ये खुद से बहुत ज़्यादा ठोस होता है। कई बार स्टील में टंगस्टन को मिलाया जाता है ताकि स्टील की मजबूती को बढ़ाया जा सके, समझ गए? तो टंगस्टन के जो अलग अलग फॉर्म है, जिसमें वोल्फ्रामाइट भी है, तो 95% वोल्फ्रामाइट स्टील इंडस्ट्री आज यूज़ करती है ताकि अपने स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके बाय मिक्सिंग दिस टंगस्टन, समझ गए? अब जो टंगस्टन है दोस्तों, स्पेशली इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन जो करंट समय पर हम ज़्यादातर इसको किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, फेरो टंगस्टन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और फेरो टंगस्टन से एलॉय स्टील, वही बताया मैंने, मिक्स करके स्टील वगैरह बनाते हैं, है ना। अब स्टील के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। टंगस्टन का इस्तेमाल गन्स बनाने में होता है, हार्ड कटिंग टूल्स, आर्मर प्लेट्स, प्रोटेक्शन के लिए, लड़ने के लिए जो प्लेट्स बनती हैं, बहुत सारे और वेपन्स बनाए जाते हैं टंगस्टन से, क्योंकि टंगस्टन अपने आप में मजबूत है। ये हमने देखा, एक ऐसा मेटल जो पिघलेगा नहीं,
लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों टंगस्टन में एक खास बात और है, ये मिक्स हो जाता है दूसरे मेटल्स के साथ में, चाहे वो क्रोमियम हो, निकेल हो, मॉलिब्डेनम हो, टाइटेनियम हो, आराम से आप इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं, जिससे इनकी भी पावर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। कई बार आप देखते होंगे बल्ब के अंदर में इतनी ज़्यादा लाइट जल रही है, इतना टेम्परेचर होता होगा तो इसका फिलामेंट फूकता नहीं है क्या? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में भी दोस्तों यहाँ पे इसी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। समझ गए? पेंट्स हो गया, सेरेमिक, टेक्सटाइल, इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि टंगस्टन की पावर इन सब चीज़ों में ऐड की जा सके। और टंगस्टन जैसे बताया ऑलरेडी एक सॉलिड मेटल है। आज अगर हम देखेंगे तो देश भर में या दुनिया भर में टंगस्टन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इस डेटा को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। जब बात होती है रिसोर्सेज के बारे में, तो टंगस्टन को लेकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भारत में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टंगस्टन प्रेजेंट है। कर्नाटका के बाद है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कर्नाटका में 42% टंगस्टन है, बाकी 27% राजस्थान में है, बाकी 17% आंध्र प्रदेश में और बाकी 9% महाराष्ट्र में। इन सबको मिला लेंगे तो बाकी ये सब हो गया 95%। अब 95% तो केवल इन 4 राज्यों में है, बाकी 5% भारत का टंगस्टन कौन कौन से राज्यों में है, तो बाकी 5% के रिसोर्सेज दोस्तों हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट हैं। समझ गए? और कई बार हमारे देश में ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें अपना टंगस्टन इस्तेमाल करने के बाद इंपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट करके रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। लेकिन दूसरी साइड बहुत सारा टंगस्टन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग देशों को, चाहे वो जर्मनी, यूएसए, इजराइल, यूके, जापान, स्वीडन हो, तो इनको हम ढेर सारा टंगस्टन एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये था दोस्तों यहाँ पे हमारा टंगस्टन को लेकर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर अगले आर्टिकल पर आते हैं। कहोगे वापस पेज नंबर 1 पे आ गए? हाँ, आए हैं जानबूझकर, क्योंकि बीच बीच आपने देखे होंगे एक आध आर्टिकल मैं जानबूझ के छोड़ रहा था। रीज़न, जैसे ये आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रंट पेज पे, सबसे पहला आर्टिकल हमने यही कवर किया है, ये वाला आर्टिकल हमने स्किप कर दिया था। अभी दोस्तों 4 दिसंबर को मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप सभी लोग प्लीज़ 4 दिसंबर का वीडियो ओपन कर सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में पढ़ाया हुआ है ना। तो अभी क्या है, उस एक्ट के अंदर बदलाव करने की बात की गई है, कोर्ट के अंदर में पिटीशन डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ठीक है, अब हम इसकी सुनवाई करेंगे। नाउ फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो चुका है। इसका एक बड़ा डिसीजन आने वाला है 12 दिसंबर को। आज हो चुकी है दोस्तों 8 दिसंबर, कुछ दिन वेट करना है। 12 दिसंबर को धमाका होगा बहुत बड़ा, स्पेशली यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो यहाँ पे बोलता है सुप्रीम कोर्ट, हमने एक स्पेशल बेंच बना रहे हैं, और उस स्पेशल बेंच में होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, जो कि खुद इस बेंच को तैयार कर रहे हैं। कुछ और जजेस भी होंगे इसमें, 2 जजेस और होंगे जस्टिस खन्ना के अलावा। यहाँ पे आप देख पाएंगे जस्टिस संजय कुमार साहब होने वाले हैं, के वी विश्वनाथन होने वाले हैं, और इन तीनों का मिलकर ये पूरा बेंच तैयार होगा। और ये तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि जो भी कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली जा रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है, इसके अंदर तारीख के अंदर बदलाव किया जाए। क्योंकि ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट ये बोलता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद होता है। तो ये एक्ट का कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी जगह पर मंदिर था, या जिस भी जगह पे मस्जिद था, या चर्च था, गुरुद्वारा था, जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी, वो एज इट इज़ रहेंगी, उसको बदला नहीं जाएगा। और आज दोस्तों काफ़ी सारी जगह पर कंट्रोवर्सी हो रही है, मांग हो रही है कि भाई जहाँ पे मॉस्क हैं, जहाँ पे मस्जिद हैं, उस जगह पर पहले टेम्पल हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, तो हमें अपना टेम्पल वापस चाहिए। इस तरीके की जो डिमांड्स है दोस्तों वो जगह जगह पे हो रही हैं, चाहे वो संबल वाला केस हो जाए, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद वाला केस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था देश के अंदर में बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं, राइट्स वगैरह, वो हुआ करते थे। इसी को देखते हुए 1991 में, कब? 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया गया था, ताकि अब हम एक लिमिट फिक्स कर देंगे और शांति बना देंगे। और इस एक्ट में ये बोल दिया गया कि भाई जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के समय पर जहाँ पे मस्जिद था, जहाँ पे मंदिर था, वो एज इट इज़ रहेगा, इसको कोई भी नहीं बदल सकता करंट समय पर। ठीक है, इसमें से जो अयोध्या वाला केस था उसको एक्सेप्शन में रखा था। ठीक है, कि इसको एक्सेप्शन में रखा गया है, वो अलग है। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड है कि इस तारीख को बदल दिया जाए। जो आपने ये तारीख रखी है ना 15 अगस्त 1947, ये तारीख गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इसी बात की है कि आप तारीख चेंज कीजिए। अगर आपको ये एक्ट लाना ही है तो ला सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो तारीख आप 1947 की जगह 1192 कर दीजिए, 1192 कर दो। 1100 अगर आप 92 कर देंगे तो उस समय पर हज़ारों मंदिर थे, और जिन मंदिर को बाद में जब इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश होता है इंडिया के अंदर में,
है ना। तो इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश होने के बाद में बहुत सारे टेम्पल्स, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स और श्राइन्स जो हैं उनको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो तारीख डिसाइड करनी है तो 1192 डिसाइड कीजिए। अब 1192 ओरिजिनल डेट रहेगी ऐसा लोगों का कहना है। लोग बोलते हैं कि भाई 1192 में जिस जगह पे मंदिर था वो वैसे ही रहेगा, हम ये मानेंगे। और आप ये 15 अगस्त 1947 की तारीख बदल दो, इसको कर दो 1192। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये मांग की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस बात को रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 12 दिसंबर को हम आपका इसके ऊपर में सुनवाई करेंगे। जो भी डिसीजन होगा हमारे सामने रहेगा, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ही, ऑब्वियस ही बात है। वरना अगर आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में और डिटेल जाननी है तो प्लीज़ 4 दिसंबर वाला वीडियो ओपन कर लेना, क्योंकि 4 दिसंबर को ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आखिरकार ये है क्या, इसको लेकर कंसर्न्स क्या हैं, चिंताएं क्या नज़र आ रही हैं, सब कुछ डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो हमने ASMA वाला आर्टिकल अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर लिया, सीरिया वाला आर्टिकल कवर कर लिया। अब दोस्तों एक आर्टिकल ये भी है, JP नड्डा साहब ने यहाँ पे बोला है 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है अगेंस्ट द TB। TB क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बड़ी बीमारी है। JP नड्डा साहब आज के समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनका कहना यहाँ पर यह है कि ट्यूबरक्लोसिस के जो केस हैं भारत के अंदर में वो पिछले कुछ समय पर तेज़ी से कम हो रहे हैं। 2015 में 8.3% से ये TB का केस डिक्लाइन हो रहा था और अभी 2024 में देखेंगे तो ये डिक्लाइन रेट डबल हो चुका है, 17.7% हो चुका है। यानी कि TB की धीरे धीरे देश में कम हो रहा है। उसके अलावा TB की वजह से हो रही जो मृत्यु हैं वो भी रिड्यूस हो चुकी हैं भारत में पिछले 10 साल में, और वो भी 21.4% से मृत्यु कम हुई हैं। इसमें भारत सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया ने 100 डे का TB एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च किया है कि 100 दिन में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले 100 दिन में TB को ख़त्म कर देंगे। इस गोल में मेन पर्पस क्या है? इस गोल में मेन पर्पस है कि हमारे देश के 347 डिस्ट्रिक्ट, कितने 347 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश के अंदर में जहां पे जितने भी TB के केसेस हैं उनको फाइंड किया जाएगा और वहां पे TB को रिड्यूस किया जाएगा, जिससे आने वाले समय पर TB से होने वाली जो मृत्यु हैं वो कम हो सकेंगी। क्योंकि भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट गोल है कि हम इंडिया को TB मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, यानी कि TB फ्री भारत बनाना चाहते हैं। इसको लेकर काम चल रहा है और इंडिया ने ऑलरेडी अपना नेटवर्क फैला दिया है। 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स ओपन करे गए हैं ताकि इन TB को डिटेक्ट करके इनको रिड्यूस किया जा सके। तो ये यहाँ पे नड्डा साहब का कहना है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो TB का केस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं TB के बारे में या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो ये बीमारी होती है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है और यही माइकोबैक्टीरिया की वजह से TB के अलावा कुछ और प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो लेप्रोजी जैसी बीमारियां हो जाएं। अब दोस्तों TB में दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक होता है पल्मोनरी TB और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं TB की तो मोस्टली लोगों को पता है कि भाई जब भी TB होता है तो एक इंसान के लंग्स को, एक इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो TB जब नॉर्मल तरीके से किसी इंसान के लंग्स को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी TB। लेकिन जब लंग्स के अलावा TB दोस्तों दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, जब लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। TB एक बहुत पुराने ज़माने की बीमारी है, क्योंकि TB के कुछ एग्जिस्टेंस हम लोगों ने इजिप्ट में लगभग 3000 BC के समय पर भी देखा है। बताया जाता है हम इस बीमारी को आराम से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्यूरेबल डिजीज़ है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। TB आराम से फैल सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट है एक इंसान के अंदर, उसके सामने मान लो नॉर्मल इंसान खड़ा है, अब जिसको TB हुआ है वो छींक दे उसके सामने, खांस दे, तो उसके जर्म्स दोस्तों एयर के में आ जाएंगे, एयर में सस्पेंड हो जाएंगे। अब नॉर्मल इंसान उस जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको वो TB हो सकता है। जब भी किसी इंसान को TB होता है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण यानी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे यहाँ पर कफ जमना, कई बार चेस्ट में पेन हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, वेट लॉस होने शुरू हो जाता है, बुखार होता है, रात में पसीने आते हैं। ये सब दोस्तों यहाँ पर TB के बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जिसको रिजॉल्व करने के लिए करंट समय पर जो प्रोग्राम्स है वो चलाए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है, काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं वो करंट समय पर अवेलेबल हैं, जिससे यहाँ पर TB का ट्रीटमेंट दिया जाता है। समझ गए। अभी रिसेंटली भी मार्केट में कुछ दवाइयाँ लेकर आई गई हैं, स्पेशली आपने BPL रेजिमेंट का नाम सुना होगा। तो ये जो BPL रेजिमेंट है इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है 3 प्रकार की दवाइयों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, बेडाक्विलिन, प्रेटामोनिड और लाइनोजॉइड। तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर यहाँ पे TB की बीमारी को हम आराम से काउंटर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे रिसेंट समय पर डिस्कशंस हुए हैं TB को लेकर। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप में जाके देखने को बोला था स्लोवेनिया को,
कि स्लोवेनिया को मैप में देख लेना कहाँ पे लोकेटेड है। नहीं देखा होगा तो आइए चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ा देता हूँ। स्लोवेनिया की कैपिटल है बड़ी अजीब सी कैपिटल है, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? जुबलजाना, ठीक है, जुबलजाना। फिलहाल प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना, माफ़ी चाहता हूँ। तो हाल ही में दोस्तों क्या होता है, भारत और स्लोवेनिया दोनों ने मिलकर 5 साल का जो प्लान है वो तैयार किया है कि आने वाले समय पर भारत और स्लोवेनिया दोनों टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे कोलैबोरेट करके वर्क करने वाले हैं। तो स्लोवेनिया कहाँ पर है? यूरोप के अंदर में एक स्थित देश आपको देखने को मिलेगा जो इटली के बगल में है। ये आप लोकेशन देख पाओगे, ये है स्लोवेनिया। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एड्रियाटिक सी। स्लोवेनिया से एक कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, क्रोएशिया। ये देश है क्रोएशिया। इसके इधर है हंगरी, ऊपर है ऑस्ट्रिया और बगल में इधर वेस्टर्न साइड में है इटली। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पे शेयर करती हैं बॉर्डर स्लोवेनिया के साथ में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। और इसके नॉर्थ में है ऑस्ट्रिया, फार नॉर्थ ईस्ट में हंगरी, और उसके अलावा ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। ये सब यहाँ पे क्रोएशिया बॉर्डर शेयर करता है और इटली वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में। समझ गए? आगे आते हैं स्लोवेनिया के जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। जब डिस्कशन होता है तो स्लोवेनिया का ज़्यादातर जो रीजन है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज या बहुत सारे रिजेस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। पठार हैं, दर्रा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर सावा नाम की एक नदी है ना, और उसके अलावा ड्रावा, मुरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है यहाँ पे वो है माउंट त्रिग्लव। ये स्लोवेनिया के अंदर में प्रेजेंट है। ऊपर आपको स्लोवेनिया का फ्लैग देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रशिया से मिलता जुलता आपको नजर आएगा। बीच में एक लोगो भी आपको दिखाई पड़ेगा स्लोवेनिया के इस पर्टिकुलर फ्लैग में। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। आपने कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ज़रूर से शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।